मेरा चैनल देखने वाले सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग और नमस्कार। मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं तथा आशा करती हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज हम जिस विषय में पढ़ने वाले हैं वो है क्रिया। इसमें हम जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद या प्रकार और उसकी परिभाषा। तो शुरू करते हैं अपनी कक्षा और जानते हैं क्रिया क्या है और उसके कितने भेद हैं। क्रिया। आज हम क्रिया के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो क्रिया क्या है? क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य या काम। तो हर प्राणी अपने जीवन में कुछ ना कुछ काम या कार्य करता रहता है। उसके जीवन में लगातार ये क्रिया चलती रहती है, जैसे हंसना, रोना, सोना, जागना, आना जाना, भागना, दौड़ना। ये सभी क्या हैं? ये हर प्राणी के कार्य हैं, उसके काम हैं। तो अब हम जानते हैं क्रिया की परिभाषा क्या है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो या पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, खाना, पीना, रोना, आना, खेलना, पढ़ना आदि, ये सभी क्या हैं? क्रिया को दर्शाने वाले शब्द हैं। जैसे मोहन दौड़ता है, राम खत लिख रहा है, नमिता हंसती है, धोबी कपड़े धो रहा है। मोहन दौड़ता में मोहन क्या कार्य कर रहा है? दौड़ रहा है। राम खत लिखता में राम क्या कर रहा है? खत लिख रहा है। नमिता हंसती है में नमिता क्या कार्य कर रही है? हंसने का कार्य कर रही है। ऐसे ही धोबी कपड़े धोता है में धोबी क्या काम कर रहा है? कपड़े धोने का काम कर रहा है। वो ये सभी क्रियाएं कर रहे हैं। अब जानेंगे हम क्रिया के भेदों के बारे में। क्रिया के भेदों को जानने से पहले हम यह जानेंगे कि क्रिया का निर्माण कैसे होता है। क्रिया के भेदों से पहले जानते हैं हम धातु के विषय में। धातु क्या होती है? जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है, जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहा जाता है या उसे धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़कर क्रियाएं बनाई जाती हैं। जैसे खा में ना जोड़ा तो खाना बन गया, पढ़ में ना जोड़ा तो पढ़ना बन गया, जा में ना जोड़ा तो जाना बन गया, और ऐसे ही लिख में ना जोड़ा तो लिखना बन गया। शब्द निर्माण के विचार से धातु दो प्रकार की होती है। धातु दो प्रकार की होती है, मूल धातु और यौगिक धातु। लेकिन हम ये जान लेते हैं कि जो यौगिक धातु है उसी में से इनका भी निर्माण होता है, या यह कह सकते हैं कि ये जो धातुएं हैं, नाम धातु, मिश्र धातु और अनुकरणात्मक धातु, यौगिक धातु के भाग है। तो इस प्रकार हमारी जो धातु हैं वो 5 प्रकार की हो गई हैं। पहली है हमारी मूल धातु। मूल धातु स्वतंत्र होती है, आज़ाद होती है तथा इसे किसी भी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार इसकी जो परिभाषा निकल कर सामने आती है, मूल धातु स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर आश्रित नहीं होती, जैसे खा, पढ़, लिख, जा आदि। दूसरी है हमारी यौगिक धातु। यौगिक धातु किसी प्रत्यय क्या? जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती है, जैसे खाना से खिला, पढ़ना से पढ़ा, लिखना से लिखा इत्यादि। तीसरी हमारी आती है नाम धातु। नाम धातु क्या है? जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। यानी जो धातु संज्ञा या विशेषण शब्दों से मिलकर तैयार होती है उसे नाम धातु कहते हैं या नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे जो संज्ञा से बने, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, विशेषण से बनते हैं गर्म से गरमाना, झूठ से झुठलाना। ये सब क्या है? धातु शब्द से जो निर्माण हुआ है क्रिया के भेद हैं। मूल धातु क्रिया, यौगिक धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, मिश्र धातु क्रिया या अनुकरणात्मक धातु क्रिया। तो अब हम आते हैं मिश्र धातु क्रिया पर।
मिश्र धातु क्रिया। जिन संज्ञा जिन जिन संज्ञा मिश्र धातु जिन संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद में करना या होना जैसे क्रियापदों का प्रयोग किया जाता है या उनसे नई क्रिया धातुएं बनती हैं, उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे होना या करना अगर किसी के पीछे लगा दिया जाए तो जैसे बन गया काम करना या काम होना। देना अगर किसी के पीछे लगा दिया जाए तो जैसे उधार देना, पैसा देना, काम देना, कपड़े देना। ऐसे ही मारना जैसे गोता मारना, छलांग मारना। ये सब क्या है? मिश्र धातुएं। फिर आती है हमारी अनुकरणात्मक धातु। अनुकरणात्मक धातु में क्या होता है? जो धातुएं किसी ध्वनि यानी किसी आवाज़ के अनुकरण पर बनाई जाती हैं। अनुकरण यानी कि एक बार आवाज़ आई और दूसरी वैसी ही आवाज़ आई, वैसा ही शब्द निकल कर सामने आता है, उसे अनुकरणात्मक धातु कहा जाता है। जैसे यहाँ पर है खटखटाना या टनटनाना। ये क्या है? हमारे अनुकरणात्मक। जैसे खटखट की आवाज़ आती है तो खटखट हमारा खटखट का बार बार अनुकरण हो रहा है, तो वहाँ पर खटखटाना। टनटना, टन की आवाज़ आ रही है बार बार, टन 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 शब्द की या ध्वनि की आवृत्ति बार बार हो रही है, अनुकरण बार बार हो रहा है, वहाँ पर क्या है? अनुकरणात्मक धातु। अब हम चलते हैं हमारे मुख्य विषय पर। वो क्या है? क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है हमारा कर्म के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो करेंगे हम कर्म के आधार पर रचना के भेद के बारे में। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है या कर्म की अपेक्षा नहीं रहती है या कर्म की इच्छा नहीं होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसकी जो परिभाषा है वो हम इस प्रकार ले सकते हैं कि जिन क्रियाओं में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। तो जैसे वह खेला, यहाँ पर खेलना क्रिया का प्रभाव जो है वो वह पर पड़ रहा है। ऐसे ही राम दौड़ा, तो यहाँ पर दौड़ने की क्रिया का जो प्रभाव है वो किसी अन्य कर्म पर ना पड़कर सीधा कर्ता राम पर ही पड़ रहा है, क्योंकि राम दौड़ रहा है। ऐसे ही राधा आई, तो राधा चलकर आ रही है, तो चलकर आने वाली क्रिया का जो प्रभाव है वो राधा पर ही पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास और कोई साधन या कर्म का साधन नहीं है। फिर है हमारी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, तो जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता पड़ती है या कर्म होता है या कर्म की अपेक्षा होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं या वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। या दूसरे शब्दों में कहें तो जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है या उसका फल कर्म पर पड़ता है, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है या उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर आता है हमारा राम खत लिखता है, धोबी कपड़े धो रहा है, सीता किताब पढ़ती है या राम ने रावण को मारा। तो इन सभी में जो क्रिया का प्रभाव है वो कर्म पर पड़ रहा है। जैसे राम खत लिखता है, राम क्या कर्म कर रहा है? खत लिख रहा है, तो लिखने का जो प्रभाव है वो खत पर पड़ रहा है, राम के कर्म पर पड़ रहा है। ऐसे ही धोबी कपड़े धो रहा है,
तो धोबी कपड़े धो रहा है, धोने की क्रिया कर रहा है, लेकिन वो धोने की क्रिया किस पर हो रही है? कपड़े पर हो रही है। तो धोने का या क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? कपड़े पर। सीता किताब पढ़ती है, तो सीता किताब पढ़ती है, पढ़ने की जो क्रिया है उसका प्रभाव या उसका फल जो है वो किस पर पड़ रहा है? किताब पर पड़ रहा है। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर राम का जो कर्म है वो है रावण को मारना, तो उसकी क्रिया द्वारा रावण को मारा जा रहा है, तो उस क्रिया में रावण मर रहा है, तो उस क्रिया का फल या प्रभाव जो है वो रावण पर पड़ रहा है। आगे चलते हैं हम। सहकर्मक क्रिया। सहकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, वो है एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में एक ही कर्म हो, यानी एक ही काम हो रहा हो, वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जहाँ सिर्फ एक काम हो रहा है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम चावल खाता है, मोहन क्रिकेट खेलता है, राधा किताब पढ़ती है या माँ खाना पकाती है। इन सभी में क्या है? सिर्फ एक ही क्रिया हो रही है। जैसे चावल खा रहा है, क्रिकेट खेलता है, किताब पढ़ती है या खाना पकाती है। ये सभी क्या है? सिर्फ एक कार्य हो रहा है। ऊपर दिए गए सभी उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि सभी उदाहरणों में दिए गए वाक्यों में एक ही कर्म है, अतः यह सभी उदाहरण एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इनमें एक ही काम हो रहा है। दूसरा है हमारा द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, तो जो द्विकर्मक क्रिया है हमारी वो क्या है? जब भी किसी क्रिया में दो कर्म होते हैं, यानी दो काम हो रहे होते हैं, वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में पहला कर्म प्राणीवाचक अर्थात सजीव होता है और दूसरा कर्म निर्जीव होता है। पहला कर्म प्राणीवाचक यानी सजीव जिसमें जीवन हो, और दूसरा कर्म निर्जीव होता है। इसमें पहला कर्म गौण, जो पहला कर्म है द्विकर्मक क्रिया में वो गौण होता है और दूसरा कर्म मुख्य होता है। यानी जो बाद वाली क्रिया है वो मुख्य क्रिया है और पहले वाली जो क्रिया है वो गौण क्रिया है। किस प्रकार? जैसे देखिए, जैसे मैंने सुमन को रुपए दिए, मैंने सुमन को रुपए दिए। यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही हैं मेरे द्वारा। कैसे? जैसे मैं रुपए दे रही हूँ, एक क्रिया है रुपए दे रही हूँ और पहली क्रिया है सुमन को दे रही हूँ। तो सुमन प्राणीवाचक है, रुपए निर्जीव है, तो मैंने सुमन को रुपए दिए। तो किसको दिए? सुमन को दिए। पहली क्रिया क्या है मेरा? सुमन को देना। दूसरी एक क्रिया क्या है? रुपए देना। ऊपर दिए गए उदाहरण में देना क्रिया के दो कर्म है, सुमन और रुपए, अतः यह द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अन्य उदाहरण कैसे हैं ऐसे इसके? जैसे राम मोहन की कार चलाता है। यहाँ पर क्या है? राम क्या कर रहा है? दो क्रियाएं कर रहा है। एक तो कार चला रहा है और दूसरा किसकी कार चला रहा है? मोहन की। तो पहली क्रिया क्या है? उसने मोहन से कार ली है, फिर वो उसकी कार चला रहा है। तो पहला मोहन जो है वो प्राणीवाचक है और कार जो है वो निर्जीव है। तो जो मुख्य कर्म है उसका कार चलाना है। पहला तो उसका काम था मोहन की कार लेना, मोहन से उसने कार ले ली, और दूसरा है उसका कार चलाना। ऐसे ही राधा सीता के लिए फल लाती है। राधा सीता के लिए फल लाती है। पहला काम क्या कर रही है? वो सीता के लिए फल लेने के लिए जाती है और फिर उसके लिए फल लेकर आती है। श्याम रामू की किताब पढ़ता है। यहाँ पर श्यामू राम की किताब पढ़ रहा है। तो पहला कर्म क्या है? उसने रामू से किताब ली है, फिर उसका मुख्य कर्म क्या है? वो उस किताब को पढ़ रहा है। तो इस प्रकार हमारे ये क्रिया के कर्म के आधार पर जो भेद हैं वो पूरे होते हैं। अगली कक्षा में हम रचना के आधार पर क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। आज के लिए यहीं पर हम अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।